आज हम कक्षा 10 के गवर्नमेंट स्कूल में जो वर्क बुक दी गई है उस वर्क बुक का सॉल्यूशन करेंगे। ये वर्क बुक जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका ये जो तैयार की गई है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा इस वर्क बुक को तैयार किया गया है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें एक तो हमारी अधिगम अंतराल पूर्ति हेतु अभ्यास पुस्तिका बनाई गई है, तो इसके अंदर से जो सवाल दे रखे हैं वो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारी जो पहली प्रश्नावली है उसके वर्कशीट दे रखी है। वर्कशीट 1 वास्तविक संख्या है, पहली प्रश्नावली का नाम है। हम सबको पता है कि हमारी जो पहली प्रश्नावली है इसमें से कुल 4 नंबर के बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सवाल 1 नंबर का, एक सवाल और 1 नंबर का और एक सवाल 2 नंबर का। इस तरह से 3 सवाल आते हैं और 4 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें एक सवाल हमारे ऑप्शन वाले अवसरों में पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान में, और एक जो है सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या वाला 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, इस वर्क बुक में हमें पहला सवाल क्या दे रखा है हम देखते हैं। इसके अंदर पहला सवाल हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या होती है। तो हमको पता है कि वे संख्या जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती हो, केवल खुद के पहाड़े में आती हो, या फिर जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए 25 दे रखा है तो 25 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 5 के पहाड़े में आती है। 16 दे रखा है तो 16 भाज्य संख्या है क्योंकि 16 2 के पहाड़े में भी आती है, 4 के पहाड़े में भी आती है, 8 के पहाड़े में भी आती है। तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। 15 दे रखा है तो 15 भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 15 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। लेकिन हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है 29 जो है केवल 29 के पहाड़े में आती है, इसलिए 29 पे हमारे लिए कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, और हमारे पहले सवाल का सही उत्तर हो जाएगा अ। फिर हमें अगला सवाल, दूसरा सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है। हमें विशेष बोर्ड के एग्जाम में जब पेपर सॉल्व करें तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि है पूछा गया है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब वो परिमेय होगी। तो हमें यहाँ पर परिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है √10, तो √10 दे रखा है तो 10 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसका मतलब कि ये अपरिमेय संख्या है। √24, तो √24 दे रखा है, 24 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √35 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 35 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन अगला जो ऑप्शन दे रखा है डी, इसमें दे रखा है √25, और हमें पता है कि 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब कि √25 जो है हमारे लिए सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा द। फिर हमें तीसरा सवाल दे रखा है कि √5 और √3 है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम सबको पता है कि हमारी जो संख्याएं होती है √5 और √3, ये अंडर में दे रखा है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है या फिर ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो हमारे लिए परिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखिए कि √3 और √5 दोनों हमारे लिए क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, यानी सही उत्तर हमारा हो जाएगा ब। फिर हमें अगला सवाल दे रखा है, देखिए वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है? केवल परिमेय संख्या वास्तविक होती है, केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, कि परिमेय व अपरिमेय दोनों होती है? तो हम सबको पता है कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स, परिमेय व अपरिमेय दोनों। फिर अगला सवाल दे रखा है कि 5.2372 है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या काल्पनिक संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसको दशमलव में नहीं लिखा जा सकता है तो उसे तो हम कहते हैं पूर्णांक, जिसको दशमलव में नहीं लिखा जा सकता, जबकि ये दशमलव में लिखा गया है। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको माइनस में हो, वो सारी संख्या काल्पनिक कहलाती है। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, वो काल्पनिक संख्या है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या का मतलब यहाँ पर 5.2372 जो है हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमें यहाँ पे संख्या दे रखी है 5.2372, तो इसको हम है ना p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम ऊपर वाली संख्या में से अगर पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पर नीचे लग जाएगा
1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसको हमने p बटा क्यू के रूप में लिख दिया तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। फिर देखिए, तो 5 और 5 15 और 20 का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LCM ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 5 15 और 20। इसमें अगर कोई भी सम संख्या है तो हमें 2 का भाग देना है। तो पहले हम 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा 5 का 5, 15 में नहीं जाएगा 15 का 15, और 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार। फिर से 2 का भाग देंगे तो 5 15 और 5 आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 5 का 5, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, और 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5। फिर 5 का भाग जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 1। तो यहाँ पर हमारा LCM कितना आएगा, 5 × 3 करेंगे, आगे वाली सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। तो 5 × 3 करेंगे 15, 15 का गुणा 2 से करेंगे 30, और 30 का गुणा 2 से करेंगे तो 60। तो LCM का मान तो हो जाएगा हमारा 60। फिर हमें इसी सवाल में HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें इन सभी संख्याओं को अलग अलग लिख करके फिर इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल देने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 15, और फिर लिखेंगे हम 20। 5 के भी गुणनखंड निकालेंगे, 15 के भी गुणनखंड निकालेंगे, और 20 के भी गुणनखंड निकालेंगे। 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और फिर 5 में 5 का जाएगा 1 बार, 20 में 2 का जाएगा 10 बार, 10 में 2 का जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो अभी जो हमने गुणनखंड निकाले, इन गुणनखंड में हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के अंदर आई है, तीनों के गुणनखंड के अंदर आई है। तो देखो 3 यहाँ पे आया है लेकिन इधर नहीं है, 2 इधर आया है लेकिन इधर नहीं है, 5 जो है सब में कॉमन है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और 5 यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस सवाल का हमारा HCF हो जाएगा 5 से, उत्तर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी LCM और HCF दोनों हमने ज्ञात कर लिए। फिर हमारा अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ये ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। जैसे हम देखें तो हमारी संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 को न तो हमें भाज्य में गिनना है न ही अभाज्य में गिनना है। जब आप प्रायिकता के सवाल करोगे, पासे के सवाल करोगे, तो उस समय भी आपके ये काम आएगा। आप जब उसमें समांतर श्रेणी के सवाल करोगे तब भी आपके ये काम आएगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वे संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग जाता हो या किसी और के पहाड़े में आती हो वे भाज्य संख्या, किसी और संख्या का भाग जाता होगा तो भाज्य संख्या, नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या, उसका स्वयं का गुणनखंड स्वयं होगा। तो हमसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम देखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, क्योंकि 1 को न तो भाज्य में गिना जाएगा न ही अभाज्य में, क्योंकि 1 सबका गुणनखंड होता भी है और नहीं भी होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होगी हमारी 2। और पूछा गया सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो 2 अभाज्य हमने गिन लिया, 3 अभाज्य है क्योंकि 3 तो खुद 3 के बारे में ही आता है। फिर हमारे पास अगली संख्या बची 4, तो 4 जो है हमारे लिए भाज्य संख्या बन जाएगी क्योंकि 4 2 के बारे में आती है। तो 2 तो होगी हमारी अभाज्य संख्या और 4 होगी हमारी भाज्य संख्या, और 2 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का सही उत्तर होगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है, अगला सवाल हमें दे रखा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए परिमेय संख्याओं के 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि जब हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो हम वहाँ पर 1 आता है और 1 के बाद 2 आता है, तो इनके बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती है, जैसे 1.25 है, 1.30 है, 1.35 है, इस तरह से बहुत सारी अनंत संख्या हो सकती है। तो इसका हमारा सही उत्तर 8वें का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर अगला 9वां सवाल हमें दे रखा है कि 6x की घात 4 दे रखा है और 12xy दे रखा है, और इसका हमें HCF ज्ञात करना है यानी मस ज्ञात करना है। देखिए 6x की घात 4, 6x की घात 4 और y, अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूं तो 6 का मतलब होता है 2 × 3,
और x की घात 4 दे रखा है, तो यानी कि x 4 बार है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और फिर हमें लास्ट में दे रखा है एक बार y दे रखा है। अब देखो दूसरी संख्या हमें दे रखी है 12xy, तो 12xy में 12 का मतलब होगा 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 के गुणनखंड, और फिर हमें दे रखा है एक बार x और एक बार y। अब हमें ज्ञात करना है इसका एचसीएफ का मतलब वो होगा कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है इनके गुणनखंड में जो दोनों में आई है, दोनों संख्याओं में इसका समान रूप से आई हो। तो देखिए 2 एक बार यहाँ पर आया, 2 एक बार यहाँ पर आया, तो एक बार हम 2 को लेंगे। फिर देखिए 3 एक बार यहाँ पर आया, एक बार 3 यहाँ पर भी आया, तो एक बार 3 को भी लेंगे। फिर और कोई संख्या नहीं है, 2 इधर है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हम 2 और 3 एक एक बार ले लिया हमने। फिर देखिए x एक बार इधर से लेंगे, एक बार यहाँ से भी है तो एक बार x भी लेंगे, और एक बार y भी लेंगे। अब इन चारों को अगर हम गुणा करते हैं तो 2 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 6, और 6 के साथ में x इंटू वाई करेंगे तो 6xy, यानी कि हमारा 6x की घात 4y वो 12xy का एचसीएफ कितना हो जाएगा 6xy, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि p और q जो है एक अब दोनों अभाज्य संख्या है। जब भी कोई अभाज्य संख्या होती है तो इसका मतलब कि अभाज्य संख्या का मतलब कि वो किसी और के पहाड़े में नहीं आती है, खुद के पहाड़े में आती है। और कभी भी अभाज्य संख्या होगी तो उसका गुणन उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक। कोई भी अभाज्य संख्या हो, चाहे p लिखा हो, q लिखा हो, x लिखा हो, y लिखा हो, या फिर कोई नंबर्स लिखा हो। जैसे मान लो कि हमने नंबर ले लिया 7, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 केवल 7 के बारे में आती है। एक और अभाज्य संख्या हमने ले ली 11। अब हमसे मान लो कि इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 7 के बारे में आएगा एक बार, 11 के बारे में आएगा एक बार। अब इनका एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ भी कितना होगा, एक। जब हमें कोई भी गुणनखंड दोनों तरफ समान नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम उसका एचसीएफ हमेशा कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा एक। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल हमें दे रखा है कि 216 के गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देने, 216 लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 216 में सबसे पहले भाग देंगे हम किसका, 2 का भाग देंगे। 216 में भाग देंगे 2 का, ये जाएगा 108 बार। 108 में 2 का देंगे तो ये चला जाएगा 54 बार। 54 में 2 का देंगे तो 27 बार। 27 में 3 का देंगे तो ये जाएगा 9 बार। 9 में 3 का देंगे तो जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का देंगे तो 1 बार। देखो ये हमने इनके गुणनखंड निकाल दिया। सबसे पहले 216 में 2 का भाग दिया तो 108 बार गया। 108 में 2 का भाग दिया तो 54 बार गया। 54 में 2 का भाग दिया तो 27 बार गया। 27 में 3 का भाग दिया तो 9 बार गया। 3 का भाग 9 में दिया 3 बार गया, और 3 का भाग 3 में गया तो 1 बार। अब इनके गुणनखंड लिखने हैं तो इन सभी संख्याओं को हमें गुणनखंड के रूप में लिख देना है। यानी 2 तो कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा इरेज करके सही से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि हमारा आंसर क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो देखिए, तो 2 तो आया था हमारा कितनी बार, 3 बार आया था। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। आप चाहो तो ऐसे भी गुणन घातांक रूप में भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इनको इंटू इंटू करके 2 को 3 बार और 3 को भी 3 बार लिख सकते हो। ये हमारे 11वें सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच में हमें विषम संख्या लिखनी है। तो देखिए 0 और 50 के बीच में टोटल संख्या तो हमारे पास कितनी है, 50 है। कुल संख्या है 50। 50 में 25 तो सम संख्या होती है और 25 क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो इसका मतलब हमारे इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, कितनी विषम संख्या है, 25 विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, और जिसमें 2 का भाग जाता है वह सम संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 25। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो वास्तविक संख्या की वर्कशीट नंबर 1 थी ये पूरी हो चुकी है। अब हमारी वर्कशीट स्टार्ट होती है दूसरी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 2। इसके अंदर पहला सवाल हमें दे रखा है। देखिए संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अभी हमने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। 6 और 20 के दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ आई है।
एचसीएफ निकालने के लिए पहले 6 के गुणनखंड निकालेंगे। 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। फिर 20 है तो 20 में 2 का भाग देंगे 10 बार, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार, और 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। 1 मिनट, ये स्क्रीन थोड़ा चलिए, हमें यहाँ पर हमने निकाल दिया, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब हमसे पूछा एचसीएफ, तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ आई है। तो देखो यहाँ पर हमें एक बार 2 इधर आया है, एक बार 2 इधर आया है, तो एक बार 2 लेंगे। और फिर कोई संख्या जो है दोनों तरफ दिख नहीं रही है, इधर 3 आया लेकिन इधर नहीं है, इधर 5 आया लेकिन इधर नहीं है, तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए अगला सवाल। अगले सवाल के अंदर हमें पूछा गया है कि पाई क्या है। पाई जो है ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कि पूर्ण संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान जो अगर दे रखा होता 22/7 तो वो परिमेय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मान नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारे लिए क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। हमसे पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय होगी। तो हमें यहाँ पे बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए 2√3 साफ साफ दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। 21 बटा अंडर रूट में दे रखा है 21/35, तो 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या √3 और √2। लेकिन पहला जो ऑप्शन दे रखा है अंडर रूट में 64/81, तो 64 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 8, और 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9, तो 8/9 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। 5 माइनस √2 रूट वाली संख्या, अंडर रूट वाली संख्या है, दिख रहा है हमें, कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक होगा या अपरिमेय होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 1260 के, और फिर उनको घातांक के रूप में लिखना है। 1260 में 2 का भाग देंगे, जाएगा कितनी बार, 630 बार। 630 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 315 बार। 315 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा 105 बार। 105 में भी 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 105 में हम 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार जाएगा, और फिर 35 बार जाएगा, और फिर 35 में जाएगा किसका भाग, 7 का भाग जाएगा। 35 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो 2 कितनी बार आया है हमारे, इसको हम लिखते हैं घातांक के रूप में। तो सवाल में देखो 2 तो आया हमारे पास 2 बार, इंटू 3 कितनी बार आया है, 3 भी आया है 2 बार, तो 3 की घात लिखेंगे 2, और 7 कितनी बार आया है, तो 1 बार और 2 बार, तो 7 भी आया है 2 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 7 की घात 2। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल के अंदर हमसे पूछा गया है संख्याओं 55 व 88 का एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब हमें इन दोनों संख्याओं को एक साथ में लिख करके फिर गुणनखंड निकालना है 55 और 88 का। चलिए, अगर कोई भी सम संख्या है तो पहले हम 2 का भाग देंगे, 55 का 55, 88 में 2 का भाग देंगे 44 आएगा। फिर 44 सम संख्या है तो 2 का ही भाग देंगे, 55 का 55, 44 में 2 का भाग जाएगा 22 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 55 का 55, और 22 में जाएगा 11 बार। अब देखो 11 और 55 आ गया, इसका मतलब अब भाग हम देंगे किसका, 5 का। 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 11 और 11, और फिर 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार। अब इसको लिखना है हमें, एलसीएम लिखना है, तो इन सब का हमें गुणा करना पड़ेगा।
11 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। 55 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 110। 110 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 220। 220 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 240। इसको हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में कि दो तो आया हमारे 3 बार, 5 आया हमारे 1 बार और 11 आया 1 बार। फिर हमने इसका गुणा किया तो हमें आंसर मिला 420। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है तो 5 और 5 15 और 20 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 5, 15 और 20। इसमें अगर कोई भी सम संख्या है तो हमें 2 का भाग देना है। तो पहले हम 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा 5 का 5, 15 में नहीं जाएगा 15 का 15 और 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार। फिर से 2 का भाग देंगे तो 5, 15 और 5 आ जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 5 का 5, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार और 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5। फिर 5 का भाग जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा, 5 × 3 करेंगे, आगे वाली सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। तो 5 × 3 करेंगे 15, 15 का गुणा 2 से करेंगे 30 और 30 का गुणा 2 से करेंगे तो 60। तो एलसीएम का मान तो हो जाएगा हमारा 60। फिर हमें इसी सवाल में एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें इन सभी संख्याओं को अलग अलग लिख करके फिर इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल देने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 15 और फिर लिखेंगे हम 20। 5 के भी गुणनखंड निकालेंगे, 15 के भी गुणनखंड निकालेंगे और 20 के भी गुणनखंड निकालेंगे। 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 में 5 का जाएगा 1 बार, 20 में 2 का जाएगा 10 बार, 10 में 2 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो अभी जो हमने गुणनखंड निकाले, इन गुणनखंड में हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के अंदर आई है, तीनों के गुणनखंड के अंदर आई है। तो देखो 3 यहाँ पे आया है लेकिन इधर नहीं है, 2 इधर आया है लेकिन इधर नहीं है, 5 जो है सब में कॉमन है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस सवाल का हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5। से उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमने ज्ञात कर लिए। फिर हमारा अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ये ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। जैसे हम देखें तो हमारी संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 को न तो हमें भाज्य में गिनना है न ही अभाज्य में गिनना है। जब आप प्रायिकता के सवाल करोगे, पासे के सवाल करोगे तो उस समय भी आपके ये काम आएगा। आप जब उसमें समांतर श्रेणी के सवाल करोगे तब भी आपके ये काम आएगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वे संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग जाता हो या किसी और के पहाड़े में आती हो वे भाज्य संख्या, किसी और संख्या का भाग जाता होगा तो भाज्य संख्या, नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या, उसका स्वयं का गुणनखंड स्वयं होगा। तो हमसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम देखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, क्योंकि 1 को न तो भाज्य में गिना जाएगा न ही अभाज्य में, क्योंकि 1 सबका गुणनखंड होता भी है और नहीं भी होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होगी हमारी 2। और पूछा गया सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो 2 अभाज्य हमने गिन लिया, 3 अभाज्य है क्योंकि 3 तो खुद 3 के बारे में ही आता है। फिर हमारे पास अगली संख्या बची 4, तो 4 जो है हमारे लिए भाज्य संख्या बन जाएगी क्योंकि 4 2 के बारे में आती है। तो 2 तो होगी हमारी अभाज्य संख्या और 4 होगी हमारी भाज्य संख्या, और 2 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो सबसे छोटी अभाज्य एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का सही उत्तर होगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है, अगला सवाल हमें दे रखा है
दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि जब हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो हम वहाँ पर एक आता है और एक के बाद दो आता है, तो इनके बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती है, जैसे 1.25 है, 1.30 है, 1.35 है, इस तरह से बहुत सारी अनंत संख्या हो सकती है। तो इसका हमारा सही उत्तर 8वें का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर अगला 9वां सवाल हमें दे रखा है कि 6x की घात 4 दे रखा है और 12xy दे रखा है और इसका हमें SCF ज्ञात करना है, यानी मस ज्ञात करना है। देखिए, 6x की घात 4, 6x की घात 4 और y, अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूँ तो 6 का मतलब होता है 2 × 3 और x की घात 4 दे रखा है, तो यानी कि x 4 बार है, x × x × x × x, और फिर हमें लास्ट में दे रखा है एक बार y दे रखा है। अब देखो, दूसरी संख्या हमें दे रखी है 12xy, तो 12xy में 12 का मतलब होगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 के गुणनखंड। और फिर हमें दे रखा है एक बार x और एक बार y। अब हमें ज्ञात करना है इसका SCF। SCF का मतलब वो होगा कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है इनके गुणनखंड में जो दोनों में आई है, दोनों संख्याओं में इसका समान रूप से आई हो। तो देखिए, 2 एक बार यहाँ पर आया, 2 एक बार यहाँ पर आया, तो एक बार हम 2 को लेंगे। फिर देखिए, 3 एक बार यहाँ पर आया, एक बार 3 यहाँ पर भी आया, तो एक बार 3 को भी लेंगे। फिर और कोई संख्या नहीं है, 2 इधर है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हम 2 और 3 एक एक बार ले लिया हमने। फिर देखिए, x एक बार इधर से लेंगे, एक बार यहाँ से भी है तो एक बार x भी लेंगे और एक बार y भी लेंगे। अब इन चारों को अगर हम गुणा करते हैं तो 2 × 3 हमारा हो जाएगा 6 और 6 के साथ में x × y करेंगे तो 6xy, यानी कि हमारा 6x की घात 4y वो 12xy का SCF कितना हो जाएगा, 6xy, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका SCF क्या होगा। देखिए, हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि p और q जो है एक अब दोनों अभाज्य संख्या है। जब भी कोई अभाज्य संख्या होती है तो इसका मतलब कि अभाज्य संख्या का मतलब कि वो किसी और के पहाड़े में नहीं आती है, खुद के पहाड़े में आती है। और कभी भी अभाज्य संख्या होगी तो उसका गुणन, उसका SCF हमेशा कितना होता है, 1। कोई भी अभाज्य संख्या हो, चाहे p लिखा हो, q लिखा हो, x लिखा हो, y लिखा हो, या फिर कोई नंबर्स लिखा हो। जैसे मान लो कि हमने नंबर ले लिया 7, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 केवल 7 के बारे में आती है। एक और अभाज्य संख्या हमने ले ली 11। अब हमसे मान लो कि इनका SCF ज्ञात करना है, तो 7 के बारे में आएगा एक बार, 11 के बारे में आएगा एक बार। अब इनका SCF कितना होगा, तो इनका SCF भी कितना होगा, 1। जब हमें कोई भी गुणनखंड दोनों तरफ समान नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम उसका SCF हमेशा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा 1। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल हमें दे रखा है कि 216 के गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देने, 216 लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 216 में सबसे पहले भाग देंगे हम किसका, 2 का भाग देंगे। 216 में भाग देंगे 2 का, ये जाएगा 108 बार। 108 में 2 का देंगे तो ये चला जाएगा 54 बार। 54 में 2 का देंगे तो 27 बार। 27 में 3 का देंगे तो ये जाएगा 9 बार। 9 में 3 का देंगे तो जाएगा 3 बार और 3 में 3 का देंगे तो 1 बार। देखो, ये हमने इनके गुणनखंड निकाल दिया। सबसे पहले 216 में 2 का भाग दिया तो 108 बार गया। 108 में 2 का भाग दिया तो 54 बार गया। 54 में 2 का भाग दिया तो 27 बार गया। 27 में 3 का भाग दिया तो 9 बार गया। 3 का भाग 9 में दिया 3 बार गया और 3 का भाग 3 में गया तो 1 बार। अब इनके गुणनखंड लिखने हैं तो इन सभी संख्याओं को हमें गुणनखंड के रूप में लिख देना है। यानी 2 तो कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो 2 की घात 3 × 3 की घात 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा इरेज करके सही से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि हमारा आंसर क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो देखिए, तो 2 तो आया था हमारा कितनी बार, 3 बार आया था। तो 2 की घात 3 × 3 की घात 3। आप चाहो तो ऐसे भी गुणन घातांक रूप में भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इनको इंटू इंटू करके 2 को 3 बार और 3 को भी 3 बार लिख सकते हो। ये हमारे 11वें सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच में हमें विषम संख्या लिखनी है। तो देखिए, 0 और 50 के बीच में टोटल संख्या तो हमारे पास कितनी है, 50 है। कुल संख्या है 50। 50 में
25 तो सम संख्या होती है और 25 क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो इसका मतलब हमारे इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, कितनी विषम संख्या है, 25 विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता और जिसमें 2 का भाग जाता है वह सम संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 25। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो वास्तविक संख्या की वर्कशीट नंबर 1 थी ये पूरी हो चुकी है। अब हमारी वर्कशीट स्टार्ट होती है दूसरी वर्कशीट नंबर 2। इसके अंदर पहला सवाल हमें दे रखा है, देखिए संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अभी हमने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। 6 और 20 के दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ आई है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले 6 के गुणनखंड निकालेंगे। 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। फिर 20 है तो 20 में 2 का भाग देंगे 10 बार, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार और 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। 1 मिनट, ये स्क्रीन थोड़ा चलिए हमें यहाँ पर हमने निकाल दिया, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब हमसे पूछा एचसीएफ, तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ आई है। तो देखो यहाँ पर हमें एक बार 2 इधर आया है, एक बार 2 इधर आया है, तो एक बार 2 लेंगे। और फिर कोई संख्या जो है दोनों तरफ दिख नहीं रही है, इधर 3 आया लेकिन इधर नहीं है, इधर 5 आया लेकिन इधर नहीं है, तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए अगला सवाल। अगले सवाल के अंदर हमें पूछा गया है कि पाई क्या है। पाई जो है ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कि पूर्ण संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान जो अगर दे रखा होता 22/7 तो वो परिमेय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मान नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारे लिए क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। हमसे पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय होगी। तो हमें यहाँ पे बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए 2√3 साफ साफ दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। 21/√, में दे रखा है 21/35, तो 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या √3 और √2। लेकिन पहला जो ऑप्शन दे रखा है √64/81, तो 64 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 8 और 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9, तो 8/9 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। 5 माइनस √2 रूट वाली संख्या, अंडर वाली संख्या है, दिख रहा है हमें, कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक होगा या अपरिमेय होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 1260 के और फिर उनको घातांक के रूप में लिखना है। 1260 में 2 का भाग देंगे, जाएगा कितनी बार, 630 बार। 630 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 315 बार। 315 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा 105 बार। 105 में भी 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 105 में हम 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार जाएगा और फिर 35 बार जाएगा, और फिर 35 में जाएगा किसका भाग, 7 का भाग जाएगा। 35 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो 2 कितनी बार आया है हमारे, इसको हम लिखते हैं घातांक के रूप में। तो सवाल में देखो 2 तो आया हमारे पास 2 बार, इंटू 3 कितनी बार आया है, 3 भी आया है 2 बार, तो 3 की घात लिखेंगे 2, और 7 कितनी बार आया है, तो 1 बार और 2 बार, तो 7 भी आया है 2 बार,
तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 7 की घात 2। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल के अंदर हमसे पूछा गया है संख्याओं 55 और 88 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 55 और 88 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू 11। ये हमारे गुणनखंड आ जाएंगे और इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल एलसीएम जो मान जो है वो आ जाएगा 440। तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा 440। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल दे रखा है 4052 तथा 12576 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी हम 4052 और 12576 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ आ जाएगा 8। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला सवाल, 8वां सवाल क्या दे रखा है, दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ में संबंध क्या होता है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अगर के बीच में हमें संबंध बताना है तो हमारा एक फॉर्मूला दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, जिसमें हम पहली संख्या को ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये संबंध होता है। यानी एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, 9वां सवाल, संख्या 24 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 24 और 72 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो 24 के गुणनखंड निकालोगे तो 2 आ जाएगा हमारा 3 बार और 3 आ जाएगा हमारा 2 बार। ये हम इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, ये हमारे गुणनखंड आएंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। यानी 24 और 72 का हमारा एलसीएम जो है 72 हो जाएगा। अगला सवाल, x बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, x और y का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें जो कम से कम बार संख्या आई हो वो लेनी है। तो 2 कम से कम कितनी बार है, 2 बार है, इंटू यहाँ पे 2 की घात 2 है और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 और इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो हमारे इस सवाल का एचसीएफ जो है वो हो जाएगा 36। इसी तरह से देखिए कि आगे हमें इसी में एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में अधिक बार जो आया हो वो लेना है। 2 कितनी बार आया अधिक से अधिक, 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू 3 अधिक से अधिक कितनी बार आया, 3 बार। 3 जो है वो आया है 2 बार और 2 आया है 3 बार। यहाँ पर 3 की घात 3 है ये, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 216। एलसीएम का मान हो जाएगा 216। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 11वां सवाल देखिए क्या दे रखा है। ये हमारी वर्कशीट 2 तो हो गई, अगले आगे अब हमारी वर्कशीट 3 स्टार्ट हो रही है। वास्तविक संख्या की तीसरी वर्कशीट, जिसमें पहला सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से अलग कौन से, तो देखो हमें यहाँ पर अलग दिख रही है वो संख्या है ये बी वाली। क्यों अलग है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जबकि √16/4 दे रखा है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/2 बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए हमारी ये संख्या अलग है। बाकी इनका वर्गमूल, तीनों का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा है, इसका निकल नहीं रहा है, इसका नहीं निकल, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा
इसको नेट को बंद कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल, दो संख्या ए और 18 का लसागु 36 है और मासा 2 है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर भी हमारा वो जो फॉर्मूला है ए इंटू बी LCF इंटू LCM करेंगे तो हमें यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 36 इंटू 2 और बट्टे में आ जाएगा 18। 18 के बाद 36 कटेगा 2 बार और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। तो हमारा इस सवाल का उत्तर 100 हो जाएगा 4। सही उत्तर हो जाएगा 4। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। ये फिर 3 माइनस रूट 3 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15 बराबर है। पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट 10 और अंडर रूट 15 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 150। फिर अंडर रूट 150 है तो 150 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 रूट 6। इसी तरह से अगला सवाल हमसे पूछा है 2 रूट 3 1 है। 2 रूट 3 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? तो अभाज्य संख्या के कोई भी अभाज्य संख्या यानी उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, खुद का ही भाग जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं के हमेशा जो गुणनखंड होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो वो खुद संख्या जिसका भाग जा रहा है वो, और एक ऐसी होती है एक का भाग सब में जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2। एक का भाग सब में जाएगा और एक जो संख्या स्वयं अभाज्य संख्या है उसका भी भाग जाएगा, तो हमारा उत्तर 2 हो जाएगा कि उसके 2 गुणनखंड होंगे। अगला सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसागु ज्ञात कीजिए, यानी LCM ज्ञात करना है हमें। तो LCM ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें इनको अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी, एक तो 2 आएगा 5 बार, एक बार 3 आएगा और एक बार आएगा 101, और फिर हम इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,144। ये हमारा उत्तर हो जाएगा LCM का। फिर आगे दे रखा है सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये जो सवाल है ना, परीक्षा के अंदर आने वाला सवाल है। ऐसे 2 नंबर का जो सवाल आता है उसके अंदर फिक्स है कि ये सवाल आएगा ही आएगा, इसे हमें रट लेना है किसी भी तरह से, क्योंकि परीक्षा में आएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे रूट 2 दे दे, चाहे रूट 5 दे दे या रूट 7 दे दे, कोई भी संख्या दे रखी हो सकती है अंडर रूट में, या फिर हमें 3 + 2 रूट 5, 2 + रूट 3, ऐसा कुछ भी दे रखा हो सकता है। हमें इसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि हमें इसे किस तरह से हल करना है। देखिए इस सवाल के अंदर हम हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसके विपरीत हम इसको मान लेंगे। तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना था तो हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मानने के बाद हमें इसे P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रूट 2 बराबर P/Q। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और P/Q का भी स्क्वायर करेंगे। फिर इनके बीच में वज्र गुणा हो जाएगा, और वज्र गुणा करने के बाद हमें लिखना है कि विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमें इस सवाल को हल करना है। आपके बुक में उदाहरण में दे रखा है, इसको रट करके जाना, क्योंकि परीक्षा में आएगा, ये बात फिक्स है 2 नंबर के लिए। तो ये दोनों सवाल जो हैं हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें वर्क बुक में 2 सवाल दे रखे हैं, तो दोनों रट के जाने हैं। अगला सवाल दे रखा है 306 657। तो यहाँ पर हमें इसका LCM 9 दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। तो उसी सूत्र से हमें ज्ञात करना है A इंटू बी बराबर SCF इंटू LCM। तो देखो यहाँ पर एक संख्या तो हमें दे रखी है 306, एक संख्या दे रखी है 657, और A का मान दे रखा है, ACF का मान दे रखा है 9, और LCM का मान ज्ञात करना है। तो ये यहाँ से 9 बटे में आ जाएगा, आगे लाएंगे इसको पक्षांतरण होकर के और इनका गुणा और भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,338।
ये हमारा आंसर हो जाएगा 22,338। इस तरह से इसको हल करेंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल दे रखा है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का मसो करें और फिर इनका लसागु ज्ञात कीजिए। पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 72 के अब गुणनखंड निकालेंगे 72 के, तो 72 के गुणनखंड हो जाएंगे 72 के गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। और फिर 120 के निकालेंगे तो 120 के आ जाएंगे 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर इसमें एचसीएफ कितना आया, तो देखो दो बार आया है कम से कम, तो 2 की घात 2 दोनों में आया है, और एक बार 3 आया है, एक बार 3 आया है, तो 3 लेंगे और इसको हल करेंगे 2 की घात 2 और 3 को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। इसी तरह से एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 360। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो 24 तो है इसका एचसीएफ और 360 है इसका एलसीएम। फिर अगला सवाल देखो, अगला सवाल वही है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को आपको रट करके जाना है। बुक में दे रखा है, उदाहरण में इसका हल भी दे रखा है, इसको रट करके जानना परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 100% परीक्षा में ऐसा सवाल एक आएगा, वो भी 2 नंबर का आएगा, तो हमें इसको रट करके जाना है, छोड़ना नहीं है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है संख्या 510 और 92 के मसो और लसो ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल मसो इंटू लसो है। तो देखो यहाँ पर इसको हल करने के लिए वही फार्मूला लगाना है हमें वापस, a इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर फिर लास्ट में जांच भी करनी है, तो यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मान तो आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ आ जाएगा 2, एचसीएफ का मान आएगा 2, एलसीएम का मान आ जाएगा हमारे पास 23,460, 23,460। और लास्ट में हमें जांच करनी है इसकी, तो एक तरफ तो a इंटू बी करेंगे यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, और एक तरफ एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, जो अभी हमने निकाला उन दोनों का गुणा करेंगे। तो पहली संख्या तो है हमारे 510 और दूसरी संख्या है 92, और एचसीएफ का मान आया था हमारे पास 2 और एलसीएम का मान आया था 23,460, 23,460। और जब दोनों पक्षों का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास दोनों पक्षों के आंसर बराबर आ जाएंगे 46,920, और इधर भी आ जाएगा गुणा करने पर 46,920। इस तरह से इस सवाल को हम हल करेंगे। चलिए इसके साथ हमारी ये जो पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या दे रखी थी, उसकी ये जो वर्कबुक दे रखी थी, वर्कबुक में हमने पहली प्रश्नावली के सारे सवाल हल कर दिए हैं। इसी तरह से हम आगे भी सारी प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे।